चलिए बढ़ेंगे आगे। राजस्थान रोडवेज के लिए सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा कर सकती है, ये संकेत आज परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने दिए। उन्होंने आज रोडवेज अधिकारियों की बैठक ली है, माफ कीजिएगा, बैठक लेने मुख्यालय पहुंचे थे। बैठक में मंत्री जी ने लॉकडाउन के बाद किए जा रहे बसों के संचालन और अन्य कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रोडवेज बिना सरकारी सहायता के नहीं चल सकती। बिल्कुल सरकार से पैकेज देने के लिए मैंने भी कहा है, सरकार की जो स्थिति है वो खराब है, लेकिन इसके बावजूद रोडवेज बिना सरकारी सहायता के नहीं चल सकती। मुख्यमंत्री जी को भी हमने बताया है, सरकार सहायता करेगी तभी रोडवेज चलेगी। रोडवेज घाटे में है, इसके बावजूद रोडवेज को चलाना इसलिए जरूरी है। रोडवेज एकमात्र ऐसी सर्विस है जो संकट में 24 घंटे जनता के हर दुख दर्द में सरकारी सर्विस है, इसलिए उपलब्ध रहती है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने खेती से युवाओं के मोह भंग पर चिंता जाहिर की। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सोच खाद्य सुरक्षा के साथ किसानों की आय को दोगुना करने वाली भी होनी चाहिए। राज्यपाल ने कृषि वैज्ञानिकों से किसानों की आयु दोगुनी करने वाले शोध करने की अपील की। आरएलपी के राष्ट्रीय संयोजक और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आरएलपी के बीजेपी में विलय के कयासों पर विराम लगा दिया है। आज नागौर में बेनीवाल ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी आरएलपी का बीजेपी में विलय नहीं होगा। वहीं मंत्रिमंडल में शामिल करने के सवाल पर बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का यह विशेषाधिकार है। मंत्री बनाना नहीं बनाना ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। आरएलपी का भारतीय जनता पार्टी में विलय नहीं होगा। जिस तरह नामा में दलित परिवार के साथ घटना हुई, अभी भी बॉडी लेकर लोग बैठे, हो सकता है कि मुझे जाना पड़ जाए वहाँ पे, लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से फेलियर हो गया। यहाँ मुख्यमंत्री जी सिर्फ उनका बेटा जो आ रहा है मेरी वजह से, वो सिर्फ एक ही टारगेट रख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल को कमजोर कैसे करें। इसलिए यहाँ ऐसे लोगों को, सारे ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की नियुक्ति कर दी। डीआईजी के नाम पर वसूली करने वाले शातिर प्रमोद शर्मा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। एसीबी की गिरफ्त में आया शातिर प्रमोद शर्मा, इसका राजनीतिक रसूख भी निकलकर सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि उसका प्रदेश के बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना था। जानकारी के मुताबिक प्रमोद शर्मा बीजेपी का प्राथमिक सदस्य तो है ही, साथ ही बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक होने वाली तमाम गतिविधियों में सक्रिय भी रहता था। वहीं प्रमोद शर्मा मालवीय नगर क्षेत्र से पार्षद चुनाव में बीजेपी की टिकट के लिए भी दावेदारी जता चुका है। बता दें, प्रमोद को बुधवार को 5 लाख रुपए लेते जयपुर में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उसने भरतपुर के उद्योगनगर थाने में तैनात सीआई चंद्रप्रकाश से डीआईजी भरतपुर के नाम पर 10 लाख रुपए मांगे थे। गुढ़ागौड़जी में प्लॉट पर मारपीट मामला सामने आया है। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। एक वीडियो में पुलिस भी लाठियां चला रही है। एसएचओ पर लाठी मारने का आरोप है और साथ ही इन सीसीटीवी फुटेजेस के सामने आने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कलेक्टर एसपी से शिकायत करने पहुंचे पीड़ित। पूर्व प्रधान सविता खरबाज के खिलाफ भी मामला दर्ज। और अब बात कर लेते हैं अतिक्रमण पर चले पीले पंजे की। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 2 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली कोटा की, जहां वन विभाग ने आज अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। वन भूमि से अवैध कब्जे को हटाकर जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई। और दूसरी तस्वीर है डूंगरपुर की, जहां सरकारी विभागों ने नई जेल के लिए अलॉट की गई 5 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। और अब इन खबरों के बारे में विस्तार से बता दें। कोटा में वन विभाग ने आज अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई कोटा झालावाड़ रोड स्थित लखावा वनखंड क्षेत्र में हुई, जहां कार्रवाई के दौरान विभाग ने वन भूमि से अवैध कब्जे को हटाकर जमीन अतिक्रमण से मुक्त करवाई। बता दें, यहां पर अतिक्रमणकारियों ने वन भूमि पर पत्थर की बाउंड्री बना रखी थी, जिसे वन विभाग की टीम ने जेसीबी की मशीन से हटा दिया। और इधर चौंकाने वाली खबर, आपने सरकारी जमीन पर भूमाफिया के कब्जे के मामले सुने होंगे, लेकिन डूंगरपुर में सरकारी विभागों ने नई जेल के लिए अलॉट की गई 5 बीघा जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है। तिजवड़ में नई जेल भवन का निर्माण शुरू हो गया है, लेकिन इस जमीन के चारों ओर सरकारी विभागों का कब्जा अभी तक नहीं हट सका है। कब्जा हटाने के लिए जेल प्रबंधन ने जनवरी में ही जिला प्रशासन को सूचित कर दिया था।
जिसके बाद कब्जा करने वालों को नोटिस भी जारी हो गए थे, लेकिन अभी तक कब्जा खाली नहीं किया गया है। ईडी ने स्वास्थ्य विभाग के पूर्व अधिकारी महेश चंद शर्मा और उसके परिवार के सदस्यों, संस्थाओं के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 7.85 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। इसके साथ ही ईडी को महेश शर्मा की 4 करोड़ की और संपत्तियां मिली हैं। शर्मा की इन संपत्तियों की जानकारी एसीबी को भी नहीं थी। आपको बता दें, एसीबी ने आरोपी महेश शर्मा को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। जांच में आरोपी महेश शर्मा और उसके नजदीकी रिश्तेदारों के नाम पर महेश शर्मा की 10.6 करोड़ अवैध संपत्तियां सामने आई थी। अगर आपको टिड्डियों के आगे इंसानों की बेबसी की तस्वीरें परेशान करती है तो दौसा से आई ये खबर, ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। दुश्मन डाल डाल, प्रशासन पात पात। घंटों की कवायद, मुश्किल को मात। ऑपरेशन उड़ता आतंक। यहां वहां जहां तहां, जमीन पर, आसमान पर, जहां तक नजर वहां तक आफत। सब जगह बस टिड्डी ही टिड्डी। चप्पे चप्पे को टिड्डियों ने अपनी चपेट में ले लिया। एक बार तो ऐसा लगा जैसे दौसा के 3 गांवों बिलौना, किशोरपुरा और अलीपुरा पर टिड्डियों की सल्तनत आबाद हो गई। शाम को दौसा जिले के लालसोट ब्लॉक में किशोरपुरा, अलीपुरा, बिलौना खुर्द, इन 3 गांवों में टिड्डी दल सवाई माधोपुर वाली साइड से, कुछ सवाई माधोपुर में रह गया, कुछ यहां आ गया। टिड्डियों के हमले से इलाके में हड़कंप मच गया। किसान परेशान हो गए। कृषि विभाग से मदद की गुहार लगाई गई, जिसके बाद विभाग ने उड़ते आतंक के खिलाफ रात को ऑपरेशन टिड्डी का आगाज किया। हमने इनके नियंत्रण के लिए आवश्यक संसाधन जुटा करके और करीब 1 बजे कीटनाशी का हमने इसमें छिड़काव शुरू किया है। इस क्षेत्र में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ हैं बबूल के, और उन पर ये टिड्डी दल आया था, और जिनका लगातार कीटनाशी का स्प्रे करके और लगातार हमने इसका आने वाली आफत से अनजान आराम फरमा रही टिड्डियों पर कीटनाशक का छिड़काव शुरू किया गया, जिससे अजय मानी जा रही टिड्डियों के पांव उखड़ने लगे। रात 1 बजे से शुरू किया गया ये अभियान सुबह होते होते अपने अंजाम तक पहुंच गया। उड़ता आतंक जमीन पर आ गिरी और इस टेरर से इलाके के लोगों को फिलहाल निजात मिल गई। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं सांपों की दहशत की। चलिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर 3 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर है कोटा की, जहां किचन में कोबरा घुस गया। दूसरी तस्वीर जयपुर की है, जहां घर में सांप निकला। जबकि तीसरी तस्वीर उदयपुर की, जहां क्लास के अंदर कोबरा घुस आया। अब इन्हें विस्तार से जान लीजिए। कोटा में आज भी भदाना इलाके में एक कोबरा सांप की झलक दिखाई दी, जिसके बाद दहशत फैल गई। अमृतनगर कॉलोनी के एक मकान में रसोई में कोबरा बैठा तो परिवार के लोग डर गए। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। उसने जब कोबरा को काबू करने की कोशिश शुरू की तो वो मिट्टी में जा घुसा। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद गोविंद शर्मा ने कोबरा को पकड़ा और फिर जंगल में छोड़ा। इधर जयपुर के वैशाली नगर में आज एक घर में सांप निकलने से सनसनी फैल गई। सांप को देखते ही घर के लोग घबरा गए, घर से बाहर निकल आए। इसके बाद स्नेक कैचर को बुलाया गया। बहुत मेहनत लगी, तब कहीं जाकर सांप पकड़ में आया। इधर मॉनसून में जगह जगह सांपों के निकलने का सिलसिला जारी रहा। आज उदयपुर के बेदला इलाके के सरकारी स्कूल में हड़कंप मचा जब क्लास में कोबरा निकल आया। परीक्षा कक्ष को सैनिटाइज करने के लिए जैसे ही दरवाजा खुला, कमरे में कोबरा दिखा। इसके बाद स्कूल स्टाफ सख्ते में आ गया। स्नेक कैचर को बुलाया गया। कोबरा को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया।
डीआईजी भरतपुर के घर से पैसों की मांग करने वाले दलाल प्रमोद शर्मा समेत अन्य के खिलाफ एसीबी ने एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले की जांच एडिशनल एसपी पृथ्वीराज मीणा को सौंपी गई है। एसीबी की ओर से दर्ज हुई एफआईआर पर काम होना शुरू हो चुका है। एसीबी जयपुर ने एसपी भरतपुर हैदर अली जैदी से डीआईजी के घर में रहने वाले संतरियों की सूची, नाम, मोबाइल नंबर मांगे हैं। साथ ही टेक्निकल एविडेंस पर भी एसीबी ने काम करना शुरू कर दिया है। लॉकडाउन की वजह से अभिभावकों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है, इसलिए सरकार के अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी स्कूलों में दाखिले की होड़ बढ़ गई है। जयपुर में महात्मा गांधी स्कूलों में पहली से 9वीं कक्षा के दाखिले के लिए लंबी लाइनें दिख रही हैं। बता दें, कल महात्मा गांधी स्कूलों में एडमिशन की लॉटरी निकलनी है। गौरतलब है, पिछले साल सरकार ने 33 जिला मुख्यालयों पर महात्मा गांधी स्कूल खोले थे, जिन्हें अपार सफलता मिली। इसलिए सरकारी स्कूल में डालना चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, अच्छी होती है, उनकी नॉलेज भी पढ़ाने की भी होती है। लेकिन चक्कर में कि प्राइवेट में जो फीस लगती है वो ज़्यादा होती है, और जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स होते हैं या और निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते। सरकारी मीडियम में अगर हमें सरकारी स्कूल के अंदर हमें इंग्लिश मीडियम के बच्चे मिल जाते हैं, ये स्कूल हमें अच्छी पढ़ाई। और अब बात जागरूकता की, जहां आज जन जागरूकता अभियान के तहत राजस्थान राज्य भारत स्काउट एवं गाइड मंडल मुख्यालय बीकानेर के रोवर रेंजर एवं सीनियर स्काउट्स ने साइकिल रैली निकाली। वहीं बीकानेर में नशा मुक्ति रैली का आयोजन हुआ। भरतपुर में जागरूकता अभियान के तहत आज अनोखी रैली निकाली गई। बैंड बाजों के साथ जागरूकता रैली में सैकड़ों पुलिसकर्मियों ने कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक किया। वहीं बीकानेर में अनूठे तरीके से लोगों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया गया। स्काउट्स ने अपने चेहरे पर पेंटिंग बनाई, हाथों में स्लोगन लिए और युवाओं को नशा मुक्त बनने का संदेश दिया। बाड़मेर में सीमा पार से 3 साल पहले तक नशे की जमकर तस्करी होती थी, लेकिन बॉर्डर पर फेंसिंग के बाद बीएसएफ और पुलिस की मुस्तैदी से नशे के सौदागरों के नेटवर्क को नेस्तोनाबूद कर दिया गया। पाक से ड्रग्स की खेप पर नकेल, तारबंदी से टूटा जहर का नेटवर्क, जवानों की मुस्तैदी, नशे पर नकेल। 3 साल से हेरोइन की तस्करी बंद। जी हां, बाड़मेर में सीमा पार से ड्रग्स की तस्करी पर नकेल लग गया है। बॉर्डर पर फेंसिंग और बीएसएफ की मुस्तैदी ने पाकिस्तान के नापाक इरादों पर पानी फेर दिया है। सरहद पार से नशे की खेप भेजकर आतंकियों को फंडिंग करने का नापाक खेल खत्म हो गया है। बाड़मेर में 3 साल पहले तक सीमा पार से हेरोइन की खूब तस्करी हो रही थी, लेकिन साल 2017 के बाद सीमा पार से हेरोइन की तस्करी का एक भी मामला सामने नहीं आया है। हालांकि जिले में अभी भी डोडा पोस्ट और अफीम की तस्करी हो रही है। इस पर भी पुलिस नकेल कसने की पूरी तैयारी कर रही है। ये फेंसिंग हो गई है और बीएसएफ की मौजूदगी, पेट्रोलिंग ज़्यादा हो गई है। उसके बाद से ये इंसिडेंसेस बहुत ही कम हो गए हैं और पिछले 3-4 साल में तो शायद एक भी प्रकरण इस तरह का दर्ज नहीं हुआ है। वर्तमान में तो जो डोडा चूरा वाली और अफीम वाली तस्करी के केसेस हैं वो ज़्यादा सामने आ रहे हैं। 2017 से पहले बाड़मेर में सरहद पार से ड्रग्स की तस्करी का नेटवर्क कितना मजबूत हो गया था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 1986 से लेकर 2017 तक 708 किलो हेरोइन की खेप पुलिस ने बरामद की थी, जिसकी बाजार कीमत करोड़ों रुपए में थी। दर्जनों तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया। यहाँ पर एक समस्या रही थी क्रॉस बॉर्डर हेरोइन तस्करी की, और यहाँ काफ़ी बड़े सीजर्स भी हुए थे, मुकदमे भी बने थे, और करीब 700 किलो उस पीरियड में हेरोइन यहाँ पकड़ी गई, जिसकी करोड़ों रुपए कीमत होगी मार्केट रेट से। बॉर्डर पर फेंसिंग के बाद हेरोइन की तस्करी को रोकने के लिए बीएसएफ के जवान चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगे। सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस नशे के सौदागरों के नेटवर्क को तोड़ने में जुट गई और फिर ड्रग्स के सौदागरों के नेटवर्क को पूरी तरह से
नेस्तानाबूद कर दिया। हेरोइन की तस्करी पर लगाम लग गया है। इसके साथ ही सरहद पार से ड्रग्स भेजने का नापाक खेल अब खत्म हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए बाड़मेर से प्रेमदान देथा की रिपोर्ट। बड़ी खबर मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा ऐलान किया है। प्रदेश में जल्द ही एंटीजन टेस्ट का परीक्षण होगा। कोरोना में मृत्यु दर कम करना सरकार का लक्ष्य है, यह कहना है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल एक्सपर्ट से आज चर्चा की, कोरोना के हालात पर समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राजस्थान मॉडल की पूरे देश में चर्चा है। कोरोना रोगियों की डेथ ऑडिट भी करवाई जा रही है। इससे मौत के वास्तविक कारणों तक पहुंचकर कोरोना की रोकथाम और कोरोना से जंग को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।